हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आइए शुरू करते हैं मोस्ट रिपीटेड स्टैटिक जीके का पार्ट नंबर 10। तो आइए शुरू करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन आपसे बोलता है कि रेड क्लिफ लाइन जो है ये किन दो देशों की बाउंड्री लाइन है। तो जैसे कि आप आंसर देख ही सकते हैं, इंडिया और पाकिस्तान, ये आपका आंसर हो जाएगा। बट अगर मैं बात करता हूँ इंडिया और चाइना की, तो यहाँ पर बाउंड्री लाइन कौन सी आ जाएगी? मैकमोहन लाइन। याद रखिएगा, मैकमोहन लाइन। ओके, ये इंपॉर्टेंट है, ये पूछे जाते हैं। नेक्स्ट आते हैं सेकंड क्वेश्चन पर कि नेपोलियन ऑफ इंडिया किसे कहा जाता है? समुद्रगुप्त को कहा जाता है, ये सबको पता होगा। नेक्स्ट आते हैं, बताइए ज़रा राज्यसभा की सबसे मैक्सिमम स्ट्रेंथ कितनी है? सर 250 राज्यसभा की मैक्सिमम स्ट्रेंथ है। ओके, इंपॉर्टेंट है, ये चीज़ मार्क करना। नेक्स्ट आते हैं, बताइए ज़रा पहली इंडियन वुमेन कौन है जिन्होंने स्केल किया माउंट एवरेस्ट को? स्केल करने से यहाँ पर मतलब है क्लिम करना। कौन सी ऐसी पहली महिलाएं इंडिया की जिन्होंने सबसे पहले माउंट एवरेस्ट को क्लिम करा, चढ़ाई करी? तो विजेंद्री पाल ये आपका आंसर हो जाएगा, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट आते हैं गोबर गैस। गोबर गैस, ये आपने नाम बहुत सुना होगा। गोबर गैस जो है, इसमें मेनली कौन सी गैस होती है? तो इस गोबर गैस में ज़्यादातर होती है मीथेन। और मीथेन की बात करूँ तो इसका केमिकल फार्मूला क्या है? तो सर CH4 इसका केमिकल फार्मूला है, याद रखिएगा। नेक्स्ट आते हैं, बताइए ज़रा हमारी ह्यूमन बॉडी के अंदर कौन सी ऐसी ग्लैंड है जो कि मदद करती है सेक्रेशन ऑफ इंसुलिन में, इंसुलिन के सेक्रेशन में मदद करती है? तो पेनक्रियास हमारा आंसर आ जाएगा, ऑप्शन नंबर ए, पेनक्रियास। ओके, नेक्स्ट आएंगे, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपका, बताइए आर्य समाज की फाउंडेशन किसने करी? तो सर आर्य समाज जो है इसे फाउंड करा स्वामी दयानंद सरस्वती जी ने। बट अगर मैं आपसे पूछ लूँ कि किस ईयर में फाउंड करा, तो सर आर्य समाज जो है ये फाउंड करा गया है 1875 के अंदर, 1875 के अंदर। और आपको साथ ही साथ एक चीज़ और पता होनी चाहिए कि स्वामी दयानंद सरस्वती जी जो हैं, इनका एक ओरिजिनल नेम पूछा जाता है, इनका रियल नेम क्या है? तो इनका रियल नेम आ जाएगा मूल शंकर। ओके, मूल शंकर, ये आपको इम्पोर्टेंट है, पता होना चाहिए। क्लियर। नेक्स्ट आते हैं ब्रह्मो समाज। ब्रह्मो समाज को ब्रह्म समाज के नाम से भी बोला जाता है, ठीक है। और इसकी फाउंडेशन करी है सर राजा राम मोहन रॉय ने, ठीक है। और ये किस ईयर फाउंड करा गया है? तो ये करा गया 1828 के अंदर फाउंड, ठीक है। राजा राम मोहन रॉय एक और कारण की वजह से जाने जाते हैं, वो है सती सिस्टम। क्या? सती सिस्टम। आप लोगों को पता होगा कि राजा राम मोहन रॉय जी ने बहुत सारे कार्य किए हैं सती सिस्टम को बैन करने के लिए। पुराने टाइम में एक प्रथा चलती थी कि अगर किसी लड़की का हस्बैंड मर जाता है तो उसको भी उसी के साथ जिंदा जला दिया जाएगा। बट यहीं अगर मान लो अगर पत्नी मर जाती है तो हस्बैंड जो है वो दूसरी शादी कर लेता था। तो ये जो प्रथा है इसको बोला जाता है सती सिस्टम एक तरीके से, और इस प्रथा को ख़त्म कर दिया गया, ठीक है। अब अगर मैं आपसे बोलूँ कि बताओ सती सिस्टम की जो प्रथा है ये इंडिया में किस ईयर बैन हुई? तो ठीक इसके एक साल बाद यानी कि 1829 में बैन करी गई, 1829 में बैन करी गई। एक और यहाँ पर बहुत ही फेमस क्वेश्चन बनता है कि सती सिस्टम बैन करने में किस वॉइसरॉय का सबसे बड़ा हाथ था? तो विलियम बेंटिक। क्या? विलियम बेंटिक। ध्यान रखिएगा, विलियम बेंटिक वो वॉइसरॉय है जिन्होंने सती सिस्टम को बैन करवाया। ओके, नेक्स्ट आते हैं, गवर्नर जनरल कौन है जो कि डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स से एसोसिएटेड है? सर लॉर्ड डलहौजी आपका आंसर आ जाएगा, ये बच्चे को पता है। लेकिन एक क्वेश्चन जो आजकल बहुत पॉपुलर हो रहा है कि लॉर्ड डलहौजी, इसे हम देखो, लॉर्ड डलहौजी जो है इन्होंने डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स शुरू करवाया, और इसी डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स को हिंदी में कहते हैं हड़प नीति। और इन्होंने डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स की मदद से सबसे पहला कौन सी जगह को हथियाया था? तो वो आ जाएगा सतारा। ध्यान रखिएगा, सतारा वो प्लेस है जो कि सबसे पहले लॉर्ड डलहौजी ने अपने कब्जे में ली डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स के तहत, ठीक है। और ईयर कौन सा था? तो ईयर 1848 आपका आंसर आ जाएगा, ये आपको ज़रूर पता होना चाहिए, कोई दिक्कत। नेक्स्ट आते हैं, देखो दोस्तों, इंडिया ऑफ माई ड्रीम्स, ये किताब किसके द्वारा लिखी गई है? और ये बहुत ही प्रसिद्ध किताब है महात्मा गांधी जी की। किसकी? महात्मा गांधी जी की, ठीक है। महात्मा गांधी जी की एक और किताब कौन सी है? सर माई एक्सपेरिमेंट विद ट्रूथ, माई एक्सपेरिमेंट विद ट्रुथ, ठीक है, ये आपको पता होना चाहिए। भगत सिंह की अगर मैं बात करता हूँ तो इनका क्या किताब है? इनकी किताब पूछी जाती है वाई आई एम एन एथिस्ट, मैं नास्तिक क्यों हूँ, ये भगत सिंह की एक बहुत ही पॉपुलर किताब है। और भगत सिंह की ये किताब पूछे जाने का एक कारण पता है क्या है? क्योंकि ये किताब जो है ये भगत सिंह की ऑटोबायोग्राफी है और इन्होंने लिखी थी जेल के अंदर, ठीक है, याद रखिएगा।
अब देखो यहाँ से, अब मैं अगर आपसे एक क्वेश्चन पूछूं, बहुत ही बेसिक सा क्वेश्चन है। हम सबको पता है कि भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव। देखो यहाँ पर अगर मैं एक क्वेश्चन पूछूं आपसे, तो हम सबको पता है कि भगत सिंह हो गए, ठीक है, एक हो गए राजगुरु, ठीक है, एक हो गए सुखदेव। इन तीनों को फांसी दी गई थी। अब मुझे सिर्फ ईयर बता दो, किस ईयर इन तीनों को फांसी दी गई थी, मुझे बस ये बता दो आप कमेंट बॉक्स के अंदर, ठीक है। और इस क्वेश्चन का आंसर आपका हो जाएगा महात्मा गांधी। ओके, नेक्स्ट आते हैं। बताइए ज़रा, फर्स्ट इंडियन टू रिसीव नोबेल प्राइज़। सबसे पहले इंडियन कौन है जिन्होंने नोबेल प्राइज़ जीता? तो सबको पता है सर, रविंद्रनाथ टैगोर हैं। अब सर इनको नोबेल प्राइज़ मिला किस वजह से था? तो इनको मिला था सर इनकी एक किताब गीतांजलि के लिए। क्या? गीतांजलि के लिए। क्या लिख रहा हूँ मैं, एक मिनट। इनकी एक किताब है गीतांजलि। ओके, और इसके लिए इनको किस ईयर में ये अवार्ड मिला था? तो ईयर कौन सा आ जाएगा सर? 1913 आ जाएगा, ये याद रखिएगा, ठीक है। अब आपसे एक क्वेश्चन और पूछा जाता है यहाँ पर कि जो नोबेल प्राइज़ जीता रविंद्रनाथ टैगोर जी ने गीतांजलि के लिए, ये किस भाषा में लिखी गई है? तो गीतांजलि जो लिखी गई है, ये लिखी गई है बंगाली भाषा के अंदर, ठीक है, ये बंगाली भाषा में लिखी गई है। ये तीनों चीज़ें आपको पता होनी चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट आते हैं, हॉर्नबिल फेस्टिवल, ये नागालैंड मनाता है, आप सबको पता होगा। असल में जो हॉर्नबिल है ये एक बर्ड का नाम है। क्या है? एक बर्ड का नाम है, ये आपको पता होना चाहिए। अब सर हॉर्नबिल फेस्टिवल जो है किस मंथ में मनाया जाता है? तो मंथ आ जाएगा दिसंबर मंथ मनाया जाता है। सर ये 10 दिन लंबा फेस्टिवल होता है। कितना? 10 डेज लॉन्ग फेस्टिवल होता है, ठीक है। और ये सारे एग्जाम के क्वेश्चन है जो मैं आपको बता रहा हूँ, ठीक है। अब ये 10 दिन का लंबा फेस्टिवल होता है, दिसंबर में मनाया जाता है और बर्ड के नाम पर इसका नाम रखा गया। लेकिन सर 10 दिन कौन से होते हैं वो? तो वो होते हैं मेरे भाई 1 दिसंबर से लेकर के 10 दिसंबर तक। 1 दिसंबर से 10 दिसंबर तक के ये 10 दिन का त्यौहार होता है, नागालैंड में मनाया जाता है। ओके, नेक्स्ट आते हैं, सागा दावा। ये एक बुद्धिस्ट फेस्टिवल है और आपको पता होना चाहिए सागा जो है ये एक बुद्धिस्ट कम्युनिटी है। और कहाँ की? सर सिक्किम की एक बुद्धिस्ट कम्युनिटी है। ये सिक्किम का त्यौहार आ जाएगा आपका, ठीक है। अब इसी तरीके से ना आप इससे एक और फेस्टिवल पूछता है बहुत ही फेमस, वो है हेमिस फेस्टिवल। क्या? हेमिस फेस्ट। ये असल में जो है ये हेमिस नाम की बुद्धिस्ट कम्युनिटी मनाती है और ये फेस्टिवल आपका होता है लद्दाख का। किसका? लद्दाख का। ये भी आपसे पूछा जाता है, ठीक है। नेक्स्ट आते हैं, बताइए ज़रा पुराना कुंभ। देखो अभी बच्चे कंफ्यूज होते हैं, सर पुराना कुंभ नया कुंभ क्या है? तो भाई आप पुराना कुंभ नया कुंभ के ऊपर मत जाओ, आप सिंपल सा ये देखो कि कुंभ मेला, सिंपल सा आप इतना याद रखो, कुंभ मेला जो है ये कितने सालों बाद मनाया जाता है? तो हर 12 साल बाद, हर 12 साल बाद ये मनाया जाता है, ठीक है। अब आती है एक और बात कि कुंभ मेला जो है किस किस जगहों पर मनाया जाता है? तो प्रयाग, हरिद्वार, उज्जैन और नासिक, ये चारों जगहों पर मनाया जाता है, याद रखिएगा। और कुंभ मेला किस नदी के किनारे ऑर्गेनाइज किया जाता है? तो गंगा रिवर। कौन सी? गंगा रिवर के किनारे ऑर्गेनाइज किया जाता है, ठीक है। नेक्स्ट आते हैं, देखो दोस्तों राजस्थान का एक बहुत ही पॉपुलर फेस्टिवल है जो कि कैमल ट्रेडिंग के लिए फेमस है, यानी कि जो कि कैमल फेस्टिवल एक तरीके से कह सकते हो, राजस्थान का सबसे बड़ा ये है सर पुष्कर मेला, ठीक है। आंसर आप यहीं से देख सकते थे। ओके, पुष्कर मेला यहाँ पर आंसर हो जाएगा। और आपको बता दूँ पुष्कर मेला जो है ये राजस्थान के ही नहीं बल्कि वर्ल्ड लार्जेस्ट एनिमल फेयर है। वर्ल्ड लार्जेस्ट एनिमल फेयर, ये चीज़ आप याद रखिएगा। वर्ल्ड का सबसे बड़ा एनिमल फेयर कौन सा है? सर पुष्कर मेला अजमेर में। कहाँ पर? अजमेर में। ओके, तो आपसे पूछा जाता है कि पुष्कर मेला कहाँ मनाया जाता है? अजमेर। अब यहाँ पर आते हैं कि पार्लियामेंट के अंदर 2 सेशंस के बीच में मैक्सिमम कितना गैप होना चाहिए? 2 सेशंस का मतलब है मीटिंग्स। 2 सेशंस का मतलब यहाँ पर मीटिंग्स है कि 2 मीटिंग्स के बीच में मैक्सिमम से मैक्सिमम आप कितना गैप रख सकते हो? तो सर मैक्सिमम से मैक्सिमम 6 महीने का गैप रह सकता है। एक बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन मुझे बताओ कि पार्लियामेंट में कौन कौन सी चीज़ें आती हैं? पार्लियामेंट में 3 चीज़ें आती हैं, एक आती लोकसभा, एक आती राज्यसभा, एक और कौन सी चीज़ आती है ये आप मुझे कमेंट्स में लिखिएगा। पार्लियामेंट किन 3 चीज़ों से मिलकर के बनती है? लोकसभा, राज्यसभा और प्रेसिडेंट। क्या? प्रेसिडेंट, ठीक है। ये चीज़ आपको पता होनी चाहिए। फंडामेंटल राइट्स कहाँ से लिए गए? सर अमेरिका से लिए गए हैं, ये आपको पता होना चाहिए।
ऑस्ट्रेलिया से एक बहुत ही फेमस चीज़ पूछता है, कॉन्करेंट लिस्ट। कॉन्करेंट लिस्ट आपकी ली गई है कहाँ से? ऑस्ट्रेलिया से, ये आपको पता होना चाहिए। ठीक है, आइए ज़रा नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। बताइए ज़रा कौन सी इनमें से कैश क्रॉप नहीं है। अब देखो कैश क्रॉप होता क्या है, सबसे पहले तो ये समझो। कैश का मतलब क्या होता है सर? पैसा, मनी। और क्रॉप ऐसी फसल जिसको उगाने से हमें पैसा बने। अब आप बोलोगे सर हर फसल को उगाने से पैसा बनता है, लेकिन मेरे भाई कई फसल्स ऐसी होती हैं, कई क्रॉप्स ऐसी होती हैं जिनको जब आप ग्रो करते हो तो आपकी सबसे पहली जो बेसिक नीड होती है वो खुद की फुलफिलनेस होती है। फॉर एग्जांपल जैसे इंडिया के अंदर अगर बात करता हूँ राइस, ठीक है, या फिर बात करता हूँ वीट की। ठीक है, राइस और वीट ये ऐसी क्रॉप्स हैं इंडिया के अंदर जो कि उगाई जाती हैं बहुत मैक्सिमम मात्रा के अंदर, लेकिन उसका 90% हिस्सा हम इंडिया वाले ही कंज्यूम कर लेते हैं क्योंकि पॉपुलेशन इतनी ज़्यादा है। तो ये हमारी कैश क्रॉप में नहीं आती, क्योंकि इसको उगाने का मेन पर्पज़ क्या है सर? इसको उगाने का हमारा जो मेन पर्पज़ होता है वो ये होता है कि हम अपने जो इंडियन पीपल हैं उनकी फूड रिक्वायरमेंट को पूरा कर सकें। ओके, तो ऐसी क्रॉप्स को कैश क्रॉप नहीं बोल सकते। कैश क्रॉप ऐसी क्रॉप होती है जिनको उगाने के पीछे सिर्फ एक मकसद होता है, वो होता है पैसा। ठीक है, तो अब जैसे बात करता हूँ तंबाकू। इंडिया में तंबाकू क्यों बिकती है? क्योंकि सर यहाँ पर सबसे ज़्यादा टैक्स है, सबसे ज़्यादा पैसा आता है सरकार के पास। ठीक है, तो तंबाकू एक कैश क्रॉप है सरकार के लिए, तो तंबाकू कैश क्रॉप है, ये आंसर नहीं होगा। शुगर केन, चीनी, ये सर एक कैश क्रॉप है। ठीक है, रबर सर ये भी एक कैश क्रॉप है। सर वूल ये एक कैश क्रॉप नहीं है, ये कैश क्रॉप नहीं है, याद रखिएगा। ठीक है, देखो एक काम करना, आप ना टेलीग्राम ज्वाइन कर लो, लिंक डिस्क्रिप्शन में दे रखा है। वहाँ पर ना मैं आपको एक लिस्ट दूंगा जिसके अंदर एक साइड लिखूंगा जितने भी कैश क्रॉप्स हैं, करीबन 6 से 7 कैश क्रॉप्स आपको याद करनी है, वो मैं वहाँ पर एक लिस्ट प्रोवाइड कर दूंगा जो कि आपके लिए काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल रहेगी। ओके, अभी आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर कि लाफिंग गैस किसे कहते हैं। बहुत ही फेमस क्वेश्चन है, बहुत ही फेमस क्वेश्चन। तो सर लाफिंग गैस जो है ये कहते हैं हम नाइट्रस ऑक्साइड को, नाइट्रस ऑक्साइड को। अब फटाफट से हर बच्चा कमेंट बॉक्स में इसका केमिकल नेम लिख दे, इसका केमिकल फॉर्मूला लिख दे एक बार के लिए कि सर नाइट्रस ऑक्साइड का केमिकल फॉर्मूला क्या होता है। एक बार से बच्चा कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा। ओके, देखो अगर नहीं पता तो जान लो, इसका केमिकल फॉर्मूला होता है N2O। ये बहुत बार पूछा गया है, ये आपके जो CPO के एग्ज़ाम होते हैं या RRB के एग्ज़ाम्स होते हैं उनमें बहुत बार ये क्वेश्चन रिपीट हुआ है, याद रखिएगा। नेक्स्ट आते हैं, बताइए ज़रा इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर, क्या इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर कितनी लैंग्वेजेस जो हैं रिकॉग्नाइज्ड हैं। रिकॉग्नाइज्ड यानी कि कितनी ऐसी भाषाएं हैं जो कि कॉन्स्टिट्यूशन में लिखी गई हैं। तो टोटल सर 22 भाषाएं हैं जिनका जिक्र हमें कॉन्स्टिट्यूशन में मिलेगा। ठीक है, और एक बात और यहाँ पर गौर करो, एक आर्टिकल याद रखना, आर्टिकल नंबर 343। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट क्यों है सर? सर हम लोग बोलते हैं हमारी जो राष्ट्रभाषा है वो कौन सी है सर? हिंदी है। ठीक है, हिंदी जो है ये हमारी राष्ट्रभाषा है, सबको पता है। ये कौन सा आर्टिकल बोलता है सर? ये वाला आर्टिकल जो है ये हमें बताता है कि हमारी जो राष्ट्रभाषा है वो हिंदी है। ओके, तो ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा जाता है। नेक्स्ट आते हैं मेरे भाई, बताइए ज़रा सरिस्का टाइगर रिजर्व कहाँ पर है। सर सरिस्का टाइगर रिजर्व कहाँ पर आ जाएगा आपका? सर ये आ जाएगा आपका राजस्थान के अंदर। कहाँ पर? राजस्थान के अंदर, ध्यान रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट आते हैं, अच्छा एक और चीज़ मुझे बताओ, यहाँ पर उत्तर प्रदेश देख लिया, तो उत्तर प्रदेश के अंदर अभी काफ़ी ज़्यादा हाईलाइट हुआ था अयोध्या, हुआ था क्यों? क्योंकि सर राम मंदिर बना है, यहाँ पर राम मंदिर बना है। ठीक है, मुझे सिर्फ एक चीज़ बता दो कि अयोध्या जो है ये किस नदी के किनारे बसा हुआ है। आपके ऑप्शंस बता देता हूँ, गंगा, यमुना, सरयू या फिर कृष्णा। ये कौन सी नदी के किनारे बसा हुआ है? तो याद रखिएगा अयोध्या जो है ये आपका सरयू रिवर के किनारे है। क्या? सरयू। एक मिनट क्लियर लिख देता हूँ एक बार थोड़ा सा, ये आपका क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। असल में बच्चे क्या करते हैं, बच्चे उत्तर प्रदेश में सबसे ज़्यादा गंगा बहती है और इसीलिए गंगा आंसर मार्क कर देते हैं, जबकि आंसर क्या है? सरयू रिवर। याद रखिएगा अयोध्या जो डिस्ट्रिक्ट है वो सरयू रिवर के किनारे बसी हुई है। ये आपके एग्जाम का क्वेश्चन है। ठीक है, अब यहाँ पर एक चीज़ और जान लेते हैं, वो है गंगा के बारे में। ठीक है, गंगा के बारे में सबसे पहली बात तो गंगा सबसे बड़ी नदी है इंडिया की। ठीक है, और गंगा की अगर मैं बात करूँ तो टोटल लेंथ कितनी है? 2525 किलोमीटर्स, इतनी लेंथ है गंगा की।
और सबसे ज़्यादा गंगा कौन सी स्टेट में बहती है इंडिया के अंदर? तो उत्तर प्रदेश जो है ये सबसे ज़्यादा गंगा इस स्टेट में बहती है, और इसी वजह से बच्चे जो है आंसर में गंगा कर देते हैं। तो इसको याद रखिएगा कि अयोध्या जो है वो भले ही उत्तर प्रदेश का हिस्सा है, लेकिन वो सरयू रेवती नदी के किनारे आएगा, ये चीज़ याद रखना, ठीक है। और गंगा की जो मैक्सिमम लेंथ कितनी है गंगा की? सर 2525 किलोमीटर्स। ओके, नेक्स्ट आते हैं। देखो दोस्तों, अगला क्वेश्चन हमारे पास आता है राज्यसभा का चेयरमैन। राज्यसभा का चेयरमैन, तो बताइए ज़रा अभी एट प्रेजेंट राज्यसभा का चेयरमैन कौन है? तो जगदीप धनखड़ जी हैं। ये आपकी 2024 की न्यूज़ है, क्योंकि बहुत बच्चे जब इसको बाद में देखेंगे तो उनको लगेगा कि सर ये क्या पढ़ा दिया, गलत पढ़ा रहे हो, है ना। तो आप याद रखिए 2024 में जो भी चेयरमैन है वो है जगदीप धनखड़ जी। लेकिन जो आपको पता होना चाहिए वो है सर वाइस चेयरमैन। सर इनके वाइस चेयरमैन कौन है ये भी आपको पता होना चाहिए। ये है सर हरिवंश नारायण। कौन? हरिवंश नारायण। ओके, तो ये आपको नाम ज़रूर पता होना चाहिए। नेक्स्ट आते हैं कि बताइए ज़रा कौन सा स्टेट बाउंड्री नहीं शेयर करता बांग्लादेश के साथ? अब देखो, क्योंकि यहाँ पर बात आती है बाउंड्रीज़ की, तो जो चीज़ मैं बताऊँगा एक एक चीज़ बस ध्यान से सुनना मेरी बात। सबसे पहली बात मुझे बताओ, इंडिया कितने कंट्रीज़ के साथ बाउंड्री शेयर करता है? तो ध्यान से सुनो, अगर आपका आंसर है 7 तो गलत है, अगर आपका आंसर है 2 तो भी गलत है, आंसर आएगा 9। अब ऐसा क्यों है? पहले बहुत ध्यान से मेरी बात सुनो। सर मैंने क्या बोला आपसे कि इंडिया बाउंड्री कितनों के साथ शेयर करता है? मैंने नहीं बात करी लैंड बाउंड्री की, मैंने नहीं बात करी वाटर बाउंड्री की। 2 तरीके के देश होते हैं, ध्यान से सुनना, 2 तरीके की चीज़ें होती हैं यहाँ पर। बाउंड्री इंडिया कितनों के साथ शेयर करता है? सर 9 के साथ करता है। ये 9 2 हिस्सों में बटी हुई हैं। 7 वो कंट्री हैं जिनके साथ हमारी ज़मीनी सीमाएं लगती हैं, यानी जिनके साथ हमारी लैंड बाउंड्री लगती है, जो ज़मीनी तौर पे हमारे साथ जुड़े हुए हैं, हमारे साथ अटैच हैं, ठीक है। और 2 ऐसे देश हैं जहाँ पर हमारी वाटर बाउंड्री लगती है, जहाँ पर हमारी वाटर बाउंड्री लगती है, ठीक है। तो एग्ज़ाम में ये चीज़ ज़रूर गौर करना कि एग्जामिनर ने लैंड बाउंड्री पूछा है, वाटर बाउंड्री पूछा है या फिर बाउंड्री पूछा है, ठीक है। इन तीनों में कन्फ्यूज़न होता है बच्चों को। अब आते हैं दूसरी चीज़ पर। पहले मुझे कमेंट बॉक्स में लिखो क्या इसका आंसर क्लियर हुआ। अगर हो गया तो अब आते हैं दूसरी चीज़ पर, ध्यान से सुनिएगा कि भाई इंडिया जो 7 देशों के साथ बाउंड्री शेयर करता है, इंडिया जो लैंड बाउंड्री करता है शेयर 7 देशों के साथ, कितनों के साथ? 7 कंट्रीज़ के साथ। इन 7 में सबसे ज़्यादा, सबसे लार्जेस्ट, सबसे लॉन्गेस्ट कह लो, लॉन्गेस्ट बाउंड्री इंडिया किसके साथ शेयर करता है, और सबसे स्मॉलेस्ट किसके साथ करता है, ठीक है। ये तो एटलीस्ट पता होना चाहिए ना। तो सबसे ज़्यादा बाउंड्री करता है इंडिया शेयर बांग्लादेश के साथ, कितने के साथ? बांग्लादेश के साथ। और सबसे कम बाउंड्री शेयर करता है इंडिया अफ़गानिस्तान के साथ, अफ़गान के साथ। अब सर बांग्लादेश के साथ इंडिया कितनी बाउंड्री शेयर करता है, कितने किलोमीटर्स की? तो ये आपको पता होना चाहिए। तो ये आ जाएगा 4096 किलोमीटर्स। 4096 किलोमीटर्स की बाउंड्री है हमारी इंडिया की बांग्लादेश के साथ, ठीक है। और इंडिया की अफ़गानिस्तान के साथ कितनी बाउंड्री है? सबसे छोटी है, तो कितनी आ जाएगी सर? 106 किलोमीटर्स की, 106 किलोमीटर्स की। ये सारे क्वेश्चंस आपके एग्ज़ाम के क्वेश्चंस हैं। अगर क्लियर हुई तो एक एक चीज़ मुझे कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए कि इंडिया लार्जेस्ट बाउंड्री किसके साथ शेयर करता है, इंडिया सबसे छोटी बाउंड्री किसके साथ शेयर करता है, इंडिया की टोटल लैंड बाउंड्रीज कितनों के साथ शेयर होती है, और वाटर बाउंड्री कितनों के साथ शेयर होती है। ये 4 चीज़ें आप मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा। नेक्स्ट आते हैं हमारे क्वेश्चन पर कि बताइए ज़रा रामसर साइट जो कि आपकी आंध्र प्रदेश में लोकेटेड है। तो आंध्र प्रदेश में रामसर साइट जो बहुत ही फेमस है वो है सर कौन सी? कुलेरू लेक। कौन सी आ जाएगी आपकी? सर कुलेरू लेक आपका आ जाएगा आंसर। अब देखो यहाँ पर मैं बात करूँ तो आपको 2-3 चीज़ें और बतानी चाहता हूँ। सबसे पहले तो चलो लेक्स के बारे में यहीं जान लेते हैं। देखो इधर चिलिका लेक ये पूछी जाती है, ओडिशा की लेक है, ठीक है। वुलर लेक की बात करूँ तो जम्मू कश्मीर की है, और लार्जेस्ट फ्रेश वाटर लेक है इंडिया की। इसी वजह से ये आपके लिए इंपॉर्टेंट होता है, ये चीज़ ज़रूर याद रखिएगा। लार्जेस्ट फ्रेश वाटर लेक है इंडिया की, ठीक है। ये इंडिया की लार्जेस्ट फ्रेश वाटर लेक है। कुलेरू लेक आपकी हमने देखी लिया, आंध्र प्रदेश के अंदर है, और लोकतक लेक मणिपुर, ये आपसे पूछा जाता है। इतनी चीज़ आपको क्लियर है। नेक्स्ट आते हैं।
बताइए ज़रा कैथेड्रल सिटी ऑफ इंडिया किसे कहा जाता है। तो सर कैथेड्रल सिटी कह लो, या फिर आपको एक हिंट देता हूँ, आप इसे टेम्पल सिटी भी कह सकते हैं। क्या आप इसे टेम्पल सिटी भी कहा जाता है। याद रखिएगा टेम्पल सिटी कौन सी आ जाएगी सर, भुवनेश्वर आ जाएगी, भुवनेश्वर। ये कहाँ पर है सर, भुवनेश्वर ओडिशा के अंदर है। कहाँ पर, ओडिशा के अंदर है, ये चीज़ याद रखिएगा। अब देखो दोस्तों यहाँ पर हमारे पास अब लास्ट क्वेश्चन पर आते हैं हमारे आज के, और उसके बाद करेंगे वीडियो को ख़त्म। तो ध्यान से सुनना मेरी बात कि बताओ ज़रा रॉक गार्डन जो है ये कौन सी कंट्री, कौन सी स्टेट का फेमस है। तो सबको पता है सर रॉक गार्डन चंडीगढ़, रॉक गार्डन चंडीगढ़ का। अब आते हैं पुष्कर फेयर, ये हमने देख लिया, रिपीटेड क्वेश्चन है। ये होता है अजमेर के अंदर, और ये कैमल फेयर होता है, एक तरीके से कैमल फेयर है, ठीक है, कैमल फेयर है, ठीक है। अब मेरी बात ध्यान से सुनना, अरे ख़त्म ही नहीं हो रहा, चलो ये लास्ट क्वेश्चन है। देखो दोस्तों द पोस्ट ऑफिस ये किताब किसकी है, द पोस्ट ऑफिस ये किताब किसकी है, तो रविंद्रनाथ टैगोर जी की ये किताब आपकी आ जाएगी। क्लियर है। अब हुई वीडियो हमारी ख़त्म, इसकी पीडीएफ मैं आपको टेलीग्राम पर दे दूंगा, लेकिन जाने से पहले कुछ चीज़ें और जान लो जो कि आपके एग्ज़ाम में डायरेक्टली पूछी जाती हैं, ठीक है। और ये आपका एक रिवीजन की तरह काम करेगा, बहुत ही फेमस चीज़ है और बहुत ही अच्छी चीज़ बताता हूँ, ध्यान से सुनना। सबसे पहले तो आपको पता होना चाहिए कि योगा डे कब मनाते हैं। सर योगा डे हम मनाते हैं 21 जून को। कब, 21 जून को, ठीक है। 21 जून है, ये जनवरी समझ लोगे आप, इसलिए क्लियर लिखना पड़ेगा, ओके 21 जून, क्लियर। अब एक चीज़ आपसे और पूछी जाती है कि कालबेलिया डांस जो है, कालबेलिया ये जो डांस है ये डांस कौन सी स्टेट का है। तो ये डांस आप याद रखिएगा राजस्थान, आरजे लिख रहा हूँ, राजस्थान का डांस है। और आपको एक छोटी सी चीज़ और बताता हूँ, उसके बाद वीडियो को ख़त्म करूँगा, कि कालबेलिया डांस जो है इसको यूनेस्को में शामिल करा गया। किस में करा गया, यूनेस्को में शामिल करा गया। और किस ईयर करा गया, ये ईयर आपसे बहुत बार पूछता है, तो ईयर याद रखिएगा 2010। 2010 के अंदर यूनेस्को के अंदर शामिल करा गया कालबेलिया डांस के, राजस्थान की कालबेलिया डांस को, ठीक है। इसी के साथ हमारी वीडियो होती है ख़त्म। इसकी पीडीएफ के लिए आप ज्वाइन कर सकते हैं टेलीग्राम चैनल, लिंक डिस्क्रिप्शन में दे रखा है। और प्लीज़ एक रिक्वेस्ट है आपसे हाथ जोड़ के कि चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दो और वीडियो को कर दो लाइक। थैंक यू।